So good evening, everyone. Sidra, Anvi, I hope everybody is fine. Good evening, sir. Good evening, Sidra beta. So let's move ahead in our topic. तो अपन ने किया था क्वांटम नंबर, कौन से क्वांटम नंबर पे थे अपन लास्ट टाइम पे, याद है सिद्रा? बताओ। सर एफ करना। हाँ, कौन से क्वांटम F. नंबर? अपन ने किया था n, ठीक है, जो कि होता है शेल का नंबर। सर जिसका हाँ, क्या किया था? आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है बेटा, मैं जल्दी से बता देता हूँ, है ना। एन किया था अपन ने। अनवी, आप शायद थे पिछली क्लास में। नहीं सर। अपन ने किया था शेल नंबर, और शेल के साथ साथ सब शेल। ये एन शेल को बताता है, ठीक है। एल सब शेल को बताता है, ठीक है। तो शेल नंबर हो सकता है आपका पहला शेल, क्योंकि के शेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। सब शेल, पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, S1S, ठीक है। और इसके लिए L का वैल्यू 0 होगा। L का वैल्यू जो होता है N 0 से स्टार्ट होके N की वैल्यू से एक कम पे रुक जाता है, पहले रुक जाता है। ये जस्ट नंबर कोड है, आप अल्फाबेटिकली भी बोल सकते हैं। सब शेल को SPDF सब शेल कहेंगे अपन, ठीक है। सेकंड, दूसरी शेल के अंदर L का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से, जैसे कि मैंने बताया, और L का वैल्यू जाएगा कहाँ तक? 1 तक, क्योंकि L का वैल्यू N से एक कम पे रुक जाता है। तो यहाँ पे हुआ 2S और 2P, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगे। 3S सब शेल होगा, 3P सब शेल होगा, और 3D सब शेल होगा, ठीक है। ये किया था अपन ने, और इनके लिए L का अलग अलग वैल्यू रहता है। ये L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2। देखिए L का वैल्यू 0 से स्टार्ट होके N यहाँ पे 3 है, उससे एक कम पे रुक जाता है। और चौथा शेल जो होगा, ये चौथा शेल जो होगा, इसमें 4 सब शेल होंगे, अपन ने ये डिस्कस किया था। S P D F, ठीक है। चौथे शेल का S सब शेल, चौथे शेल का P सब शेल, चौथे शेल का D सब शेल, और फोर्थ शेल का F सब शेल, है ना। N तो सबका 4 है, लेकिन L की वैल्यू है 0, L की वैल्यू है 1, L की वैल्यू है 2, L का वैल्यू है 3। देखिए F के लिए L का वैल्यू 3 होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये सब शेल है, इस तरह से ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो सिद्रा अपन ने ये किया था बेटा, है ना, याद होगा। अनवी, थोड़ा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये सब शेल हो गए। सब शेल में एक्चुअली ग्रुपिंग है, एक्चुअली सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल की वैल्यू होती है ml से। ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। L को सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, जो अपन को इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है, कि शेल के अंदर भी सब शेल्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन अपन को देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को ml इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से या m भी लिखते हैं अपन इसको। तो ये अपन को किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये ऑर्बिटल के बारे में। अच्छा, ml की वैल्यू जो होती है -L से लेके हर L के लिए -L से +L तक होती है। और जितनी ml की वैल्यूज होती है, ठीक है, उतने ही आपके ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 वैल्यू रहेगी ml की, यहाँ पे 0 वैल्यू रहेगी।
तो यहाँ पे सिंगल ऑर्बिटल होता है एस के अंदर, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे क्योंकि 3 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, -1 0 +1 ऐसा होता है। ये अपने पिन कोड जैसा है, या तो आप लेटर लिखते हैं अपन, लेटर में अपन एड्रेस जो लिखते हैं वो अपन कॉलोनी का नाम, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, वो सब लिखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपन पिन कोड भी लिखते हैं, है ना। पिन कोड लिखते हैं तो पिन कोड भी आपको स्टेट भी बताता है, सिटी भी बताता है ना। इसी तरह से नंबर है, अलग अलग नंबर, शेल नंबर, सब शेल नंबर। पुनीत वेलकम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर अब अपन आपने क्या क्या करवाया अब तक? बस यही रिकैप चल रहा है जल्दी से पिछली क्लास का, है ना। ml की वैल्यू -l से +l तक जाती है। ml की कितनी अलग अलग वैल्यूज होगी, 2l+1 वैल्यूज होती है, ठीक है, हर l के लिए। तो हर सब शेल में जैसे p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, ये बता रहा है, जिसके m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू -1 0 +1 होगी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेकंड शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, बता सकते हो? कौन बताएगा? सेकंड शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? हाँ, सेकंड शेल में, सेकंड शेल पूरी ये वाली शेल है। 5 5 नहीं, सेकंड शेल में एक तो एस का है तो एक वैल्यू है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल की जानकारी देगा अपन को, ठीक है। एस के अंदर तो एक ही वैल्यू है, एम की तो एक ऑर्बिटल है, और ये इधर 3 वैल्यूज हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स हैं, है ना। शेल के हिसाब से ऑर्बिटल निकालें तो n² होता है, तो 2 कर दो तो 4 ऑर्बिटल आ गए। या ऐसे करके देख लो कि ml की अलग अलग क्या वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तीसरा शेल है, तीसरे शेल में सब शेल्स है 3s 3p 3d। ऑर्बिटल कौन कौन से हैं यहाँ पर? 3s में l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू भी 0, a की वैल्यू रहेगी, क्योंकि m की वैल्यू होती है -l से +l तक जाती है, -0 से +0, और जितनी m की अलग अलग वैल्यूज होती है ना, वो उतने अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। समझ आ गया? क्लियर है सभी को? कोई डाउट? यहाँ पर l का वैल्यू 1 है तो -1 0 +1 वैल्यू, यहाँ पे l का वैल्यू 2 है, -2 -1 0, ये वैल्यू रहेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो थर्ड शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, वो अलग अलग m की वैल्यू आपको बताएगी, कितनी अलग अलग m की वैल्यूज आ रही हैं, कितनी वैल्यूज है ना। तो उस हिसाब से जितनी m की वैल्यूज आ रही हैं उतने ऑर्बिटल होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उन्हीं बताओ कितने थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है? सर वो फॉर्मूला लगाना होगा ना सर? फॉर्मूला लगा लो या वैसे देख के बता दो, वैसे भी देखो कि 9 तीसरा, हाँ तीसरा शेल है। हाँ सिद्रा बताओ। 9 हाँ 1 + 3 + 5 9 ऑर्बिटल्स है, क्योंकि m की 9 वैल्यूज है। अंशिका गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ तो जस्ट रिकैप सर चल पर रहा है। सर पर फॉर्मूला तो 2l+1 है सर, तो फिर 3 में हो। नहीं देखो, फॉर्मूले ऑर्बिटल निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले, अगर आप n से निकालते हो, n से निकालते हो तो n² है, ठीक है। और अगर आप l से निकालते हो, हर सब शेल में कितने हैं, तो 2l+1, तो 2 × 0 + 1 इस सब शेल में कितने हो गए, एक ऑर्बिटल हुआ, जिसके लिए m का वैल्यू 0 है। ये m के जो अलग अलग वैल्यूज आते हैं ना, ये डायरेक्शन बताते हैं,
ऑर्बिटल्स के। ऑर्बिटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, और ऑर्बिटल जो होते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन की वेव जो है वो ऑर्बिटल कहलाएगी। वो हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेव मिलने के चांसेस हैं सिग्निफिकेंटली, जिसमें मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो आपका ऑर्बिटल कहलाएगा। और ये ऑर्बिटल कितने अलग अलग डायरेक्शंस में है, एक ही सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये m की वैल्यूज अलग अलग वैल्यू आपको अलग अलग ऑर्बिटल बताएगी। जैसे पिन कोड के हिस्से जो होते हैं वो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी तरह से, है ना। तो हर सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? वो 2l+1। देख लो, जैसे p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल है, 2l+1, 2 × 1 + 1 3। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबशेल में, है ना। एल की वैल्यू 2 है तो 2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन कंप्लीट शेल इज इक्वल टू na²। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया सबके? अनवी, सिद्रा, पुनीत, अंशिका? यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से देखिए, अब मैं फोर्थ शेल का बता देता हूँ। तो फोर्थ शेल में इस एस सब शेल में जिसका L0 होता है, मैंने बताया था कि वैसे मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ, 1 ऐसे करते हैं ना अपन, 1 2 3, मेरे इस डिवीजन से काउंटिंग करता हूँ, लेकिन L की काउंटिंग में यहाँ से करता हूँ। सब शेल ये 0 है, 0 मान लेता हूँ, नीचे वाला जो मेरा है ना 0 1 2 3, तो SPDF ऐसे कर सकते हो आप। F के लिए L का वैल्यू 3 है, यहाँ से चालू करता हूँ मैं 0 से, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे काउंटिंग कर सकता हूँ। या देख लो जो शेल है ना, उससे कर लो। तो SPDF आपने देखा, जैसे 4s सब शेल है, L0 है, P सब शेल के लिए L1 है ना, D सब शेल के लिए L2 है, और F सब शेल के लिए L3 है। और L = 4 हो नहीं सकता फोर्थ शेल में, क्योंकि फोर्थ शेल में मेरे पास सिर्फ 4 सब शेल होंगी, SPDF, जिसका L का वैल्यू होगा 0 1 2 3। L का मैक्सिमम वैल्यू शेल नंबर से 1 कम होता है, और L का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, जो कि S सब शेल बताता है। ठीक है, हर सब शेल में ऑर्बिटल होंगे, वो कितने अलग अलग ऑर्बिटल है, M की वैल्यू बताएगी। M की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वो L पे डिपेंड करता है ना। M की 2l+1 वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, जो -l से शुरू होकर +l तक जाती है। तो जैसे यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पे L का वैल्यू 0 है, तो -0 से +0 मतलब 0, दैट्स इट। L का वैल्यू 1 है तो -1 0 +1, 3 वैल्यूज हो गई। L का वैल्यू 2 है, -2 -L से +L तक, -1 0 +1 और +2। L का वैल्यू 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। yes. तो F के अंदर 7 ऑर्बिटल है, 7। देखो आप, क्यों 7 ऑर्बिटल कैसे पता लगा अपन को? क्योंकि M की 7 वैल्यू है। समझ आया आपको? अगर मैं बोलता हूं कि कितने ऑर्बिटल है, उन्हीं n = 4 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आप फॉर्मूले से निकालते हो n², 16 ऑर्बिटल है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देखो कि M की 16 अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 +3 +5 +7। समझ आ गया? तो 5 and 3 Yes, ये sir. 7, तो n से निकालना है तो n से निकाल लो, या हर सब शेल में निकालना है तो 2l+1, फिर सारे सब शेल्स का जोड़ दो एक ही शेल में, तो उससे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स हैं आपके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अलग अलग डायरेक्शन देते हैं, इससे शेप मिलता है। एस सब शेल ऐसा होता है ना। शेप मैंने बताया था। पी सब शेल कैसा होता है? डम्बल शेप होता है।
ठीक है, और डी सबशेल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल। हाँ, डबल डंबल होता है। अब ये अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, तो डायरेक्शन की जानकारी अपन को एम की अलग अलग वैल्यूज देती है कि एम की कितनी वैल्यूज हैं उससे पता लगता है। ठीक है, तो एस के एल बराबर 0 एस, ठीक है, एल इक्वल टू 1 पी, पी सबशेल, और एल बराबर 2 डी सबशेल। एफ का शेप कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स शेप होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं एफ के शेप में। समझ आ गया? तो एफ का तो कॉम्प्लेक्स शेप होगा, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये अलग अलग डायरेक्शन होंगे, जैसे पी सबशेल है ना, 3 तरह के पी ऑर्बिटल। सबशेल तो क्या, वो तो ग्रुपिंग करके बोलते हैं सबशेल है, एक्चुअली ऑर्बिटल होगा, वो 3 पी ऑर्बिटल होंगे अलग अलग, है ना। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि मेरे पास जो एम की वैल्यूज आ रही हैं, एम की वैल्यूज आ रही हैं, वो आ रही है -1 0 +1, है ना। तो 3 अलग अलग होंगे, एक तो एक्स एक्सेस पे होगा, मतलब 3 एक्सेस पे होंगे, पी एक्स पी वाई, है ना। 3 एम की वैल्यूज अलग अलग, पी एक्स पी वाई पी जेड, ऐसे सोच लो आप। कोई सा भी ले लो एक्सेस, तो मतलब अगर ये न्यूक्लियस है और अगर इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है, तो पी सबशेल का मतलब 3 पी ऑर्बिटल होंगे। पी, जैसे ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस पे मिलने वाला पी ऑर्बिटल पी वाई कहलाएगा, ये पी वाई ऑर्बिटल। समझ गए? ये एक्स एक्सेस पे मिलने वाला पी एक्स कहलाएगा, और जेड एक्सेस पे मिलने वाला पी जेड कहलाएगा। वो ऐसा होगा, बाहर निकला हुआ होगा, ये पी एक्स है, ठीक है, पी जेड ऐसा हो, ये 3 ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे, 3 डंबल शेप, एक एक्स एक्सेस पे, एक वाई एक्सेस पे, एक जेड एक्सेस पे। जैसे भी आप एक्सेस लो, 3 एक्सेस ले लो आप, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो ये एक साथ एक के ऊपर एक एक्चुअली होंगे, तो एक साथ ही है एटम में। लेकिन अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इस तरह से बना देता हूँ। ऐसे बना देता हूँ, पी वाई एक्सेस पे जो है वो पी वाई है, ठीक है, और एक्स एक्सेस पे जो है वो पी एक्स है, एक्स एक्सेस इधर लिख देता हूँ, एक्स एक्सेस है पी एक्स है, और जेड एक्सेस पे जो है वो पी जेड है, जेड एक्सेस ऐसे बना देता हूँ। समझ में आ गया? अंशिका, अनवी, पुनीत, सिद्रा, मेरे को बताओ कोई डाउट है तो। No, इनके, sir. ये इलेक्ट्रॉन की वेव के शेप है, ठीक है, और वेव जैसे ऐसे होती है ना, यहाँ पे वेव ऐसी होती है, इधर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, इधर नेगेटिव है, बीच में 0 वैल्यू आती है, तो पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे बीच में 0 है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन की वेव है, तो वेव इलेक्ट्रॉन कई जगह पे हो सकता है, ऐसे सोचो आप, ये प्लस है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की वेव का शेप है, 3 डायमेंशनल वेव है, इट इज जस्ट लाइक बलून। बलून अपन लेते हैं ना, एक बलून लो, उसको बीच में से ऐसे प्रेस कर दो तो कैसा हो जाएगा, अपना हाथ ऐसा है, ठीक है, ये इस तरह का अपना हाथ है, ठीक है, और यहाँ पे बलून ऐसा हो जाएगा, ऐसा, तो बलून की एयर किधर रहेगी?
ऊपर रहेगी और नीचे रहेगी, बलून को बीच में से प्रेस कर दिया, वैसा का वैसा पी और वाई टी है ना। ये इलेक्ट्रॉन की वेव है, वेव में एक तरफ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एक तरफ नेगेटिव, समझ आ गया। और यहाँ पर आपका बीच में नोड, तो नोडल प्लेन कहलाता है। नोड का मतलब होता है वहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है वेव का, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव तो जहाँ होगी वहीं इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर मिल जाएगा इधर मिल जाएगा, लेकिन इधर नहीं मिलता नोड पर। ये नोडल प्लेन है। तो ये वाई एक्सिस है, तो ये नोडल प्लेन जो है जेड एक्स प्लेन है। समझ आया कि नहीं आया। ये वाई एक्सिस है तो ये वाला प्लेन नोडल प्लेन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और इधर होगी। समझ में आ रहा है। तो नोडल प्लेन जेड एक्स प्लेन होगा। अच्छा पीजेड का नोडल प्लेन क्या होगा, अनवी बताओ, बता सकते हो, थोड़ा ट्राई करो। पीजेड जेड एक्सेस पे होगा। अनवी आवाज आ रही है बेटा। सर एक्स एक्सिस पे। नहीं, जो नोडल प्लेन है ना बेटा, दो प्लेन का मतलब ऐसा पूरा फ्लैट होता है, वो दो एक्सिस किस पर है वो, तो जैसे जेड सर एक्सिस तो एक्स ऐसे, एंड वाई। हाँ एक्स एंड वाई पे बीच में ऐसे, क्योंकि वो पीछे है और ये आगे है। समझ आ गया, इस तरह से आगे पीछे है जेड एक्सिस, तो वो उस पे पी और वाई है, तो ये जो प्लेन है ये नोडल प्लेन होगा, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन इज द नोडल प्लेन ऑफ पीजेड। ठीक है। नोडल प्लेन का दूसरा नाम होता है एंगुलर नोड, क्योंकि एक एक्सिस से एक एंगल पे लोकेटेड होता है, जैसे वाई एक्सिस से 90 डिग्री पे लोकेटेड है तो जेड एक्स प्लेन है। सिद्रा अंशिका उन्हीं समझ में आया कि नहीं आया। कोई मन में डाउट हो तो मेरे से शेयर करो, पूछो जल्दी से। तो पी और वाई टी के शेप समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं आया, उनमें नोडल प्लेन का क्या मतलब होता है ये समझ में आया कि नहीं आया। सिद्रा बताओ बेटा। सर एक बार उन्हीं, हाँ और बताऊं एक बार। यस सर। देखो पी और वाइटल तीन होते हैं, क्यों, क्योंकि L1 होता है और M की तीन वैल्यूज आती है -1 0, तीन अलग अलग डायरेक्शंस बताते हैं। तीन अलग अलग डायरेक्शन जो होते हैं पी और वाइटल के, मैं वापस से लिख रहा हूँ। वो होगा पी एक्स, ऐसा पी और वाइटल जो एक्स एक्सिस पर है, पी वाई ऐसा पी और वाइटल जो वाई एक्सिस पर है, और पी जेड ऐसा पी और वाइटल जो जेड एक्सिस पर। जो पी एक्स है वो डंबल शेप तो तीनों का एक जैसा होता है पी और वाइटल का, है ना डंबल, लेकिन वो एक्स एक्सिस पर मौजूद रहता है। तो जैसे एटम में ये न्यूक्लियस है, तीन एक्सिस ऐसे कंसिडर कर लो आप, डायरेक्शन बताने के लिए तीन एक्सिस आपने कंसिडर कर ली। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बीचों बीच न्यूक्लियस है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन पी और वाई टी में होगा तो वो उसकी वेव इस तरह के शेप की होगी। समझ आए, ऐसा होगा, वो पूरी वेव है बलून जैसा, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आगे की ओर और पीछे की ओर, ये बीच में एक प्लेन है, ये वाला प्लेन है ना, ये दो एक्सिस से बनने वाला प्लेन है, इसको जेड एक्स वाई जेड प्लेन कहोगे, ये वाई जेड प्लेन है। पी और वाइटल एक्स एक्सिस पे है, मतलब इसके आगे और पीछे है, तो ये नोडल प्लेन कहलाता है। इट इज द नोडल प्लेन ऑफ पी एक्स और वाई टी। समझ में आ गया सभी के। इसी तरह से पी वाई अगर बनाना है, ये होते तो साथ साथ है बेटा, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि अपन को थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं, ये एक ही एटम पे होंगे। जो इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है वो एक्स एक्सिस के अलोंग अपनी वेव बना रहा है इस तरह की, जो वाई पे है तो वाई पे बना रहा है ना, जो जेड पे है वो जेड पे बना रहा है, ये जेड एक्सिस है ना। तो पी वाई अगर मेरे को बनाना है
तो वो y एक्सिस पे बना दूंगा। समझ आया? और नोडल प्लेन कौन सा हो गया? y एक्सिस है। नोडल प्लेन ये वाला प्लेन हो गया नोडल प्लेन, क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है वो इधर है एक्सजेड प्लेन के। ये एक्सजेड प्लेन इज अ नोडल प्लेन, लिख लेना आप लोग। उन्हीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अंशिका Yes, sir. ठीक है, इसी तरह से पी जेड बोलोगे तो अलग अलग लिख रहा हूँ, लेकिन ये एक ही एटम में एक साथ होंगे। पी जेड है तो वो जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जेड एक्सिस पे ऊपर नीचे होगा, समझ गए? ऊपर और नीचे जेड एक्सिस पे है, और ये एक्स एक्सिस थी अपनी, ठीक है, ये वाई एक्सिस थी। तो ये पूरे नोडल प्लेन है, ये पूरा का पूरा फ्लैट। इसके पी जेड और वाई ऊपर और नीचे, तो ये पी जेड ऑर्बिटल है जिसका नोडल प्लेन बड़ा आसान है, जेड है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर है, तो नोडल प्लेन वाला प्लेन है जिसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। समझ आ गया? जिसके ऊपर और नीचे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर और नीचे है, तो कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन। समझ आ गया? अभी अपन वेव लिखते हैं ना, तो वेव में तो एक पॉइंट बनाते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, वो तो एक पेपर पे वेव बना रहे हैं अपन। तो अगर ऐसे 3 डायमेंशनल वेव बनाओगे ना, तो उसमें आपको जो प्लेन रहेगा, जैसे अपना हाथ है, मैंने बलून पकड़ लिया, तो ये पूरा जो प्लेन है ना मेरा, ये वाला पूरा, इस पे हवा नहीं है, जैसे बलून की एयर समझो ऊपर और नीचे है, तो ये पूरा नोडल प्लेन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, उसके नाम क्या क्या बताए थे मैंने, जल्दी से बताओ। अन्वी मेरे को बताओ, डी ऑर्बिटल 5 क्यों होते हैं? Why there are 5 types of d orbital? Why not there are 3, just like p? बताओ। हम्म, अन्वी बताओ थोड़ा सा। सिद्रा मेरे को बताओ थोड़ा सा। कोई कोई नहीं आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सर आइडिया नहीं। हाँ, डी ऑर्बिटल 5 तरह के कैसे पता लगे? बड़ा सिंपल है। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, पहले तो ये बताओ, ट्राई करो। अंशिका बताओ, डी ऑर्बिटल के लिए एल की So वैल्यू क्या 5. है? हाँ, नहीं, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू यहाँ से करना है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दूसरा डिवीजन है मेरी फिंगर का, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये 0, यहाँ से 0 एस के लिए। समझ आ रहा है? मैं ऐसे गिन लेता हूँ। तो डी ऑर्बिटल के लिए जो मेरी एल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 2 आती है। अब जब एल की वैल्यू 2 आती है तो डी ऑर्बिटल या डी सबशेल बताता है, डी सबशेल बताता है एक्चुअली। अब ये डी सबशेल तो ठीक है, वो ग्रुपिंग है, इसमें पूरे ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये अपन को बताना है। उसमें 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि L बराबर 2 के लिए m की वैल्यूज होती है -2, -1, 0, +1, +2, है ना। तो 5 अलग अलग वैल्यूज आने का ये मतलब है कि 5 अलग अलग डायरेक्शंस में डी ऑर्बिटल रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? आई होप इट इज क्लियर। अन्वी समझ में आया? सिद्रा अब आया बेटा समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ, 5 टाइप क्यों हैं? क्योंकि
m की जो वैल्यू है ना, d ऑर्बिट l बराबर 2 था, तो m की 5 वैल्यूज आ रही थी अपने पास। -2 आ रही थी, -1 आ रही थी, 0 आ रही थी, +1 आ रही थी, +2 आ रही थी। ये m की वैल्यूज, ठीक है। m की वैल्यूज आ रही थी अपने पास 5 अलग अलग। इसका मतलब 5 अलग अलग डायरेक्शंस में d ऑर्बिटल होंगे और 5 अलग अलग तरह की वेव होंगी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब वो d ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में होंगे? p ऑर्बिटल का तो बड़ा सिंपल था, 3 तरह के p ऑर्बिटल क्यों थे? क्योंकि m की 3 अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, 0 +1 -1। d ऑर्बिटल 5 तरह के होंगे, क्यों 5 तरह के होंगे? क्योंकि m की 5 अलग अलग वैल्यू आ रही है। अब ये डायरेक्शंस क्या क्या होंगे इसके मैंने नाम बताए थे आपको, बताओ जरा। dxy, dyz, dzx, dx2-y2 और dz2, ठीक है। ये जो स्क्वायर वाले हैं इसको याद, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अंशिका बेटा, सिद्रा, पुनीत। Yes, sir. तो ये बनाने ड्रॉ कैसे करने हैं? डबल डम्बल तो है, ये तो जनरल शेप की बात होगी, लेकिन डायरेक्शन बताने पड़ेंगे आपको कि किस डायरेक्शन में, वो बात करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है ना, सब्सक्रिप्ट जो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स या x2-y2 x² - y² भी कह सकते हो, लेकिन x2-y2 ज़्यादा सही है, या z² कह सकते हो। ये डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन इन्हीं में लिखी हुई है ना। अब अपन पहली बार देखेंगे तो अपन बोलेंगे ये एक्स वाई का क्या मतलब है, अपन को क्या पता, है ना। तो इसका हिंट मैं दे रहा हूँ कि जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है ना, वो तो उन एक्सिस के ऊपर है। जैसे dx² - y² या dx2-y2 जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस पर है, उसके डबल डम्बल शेप। या dz2 या dz² z एक्सिस पर मौजूद है। और जिसमें स्क्वायर नहीं है ना, वो उन दो एक्सिस के बीच में है डबल डम्बल, उस प्लेन में उन दो एक्सिस के बीच में मौजूद है। जैसे अगर मेरे को मैं पांचों डी ऑर्बिटल को दिखाने के लिए, क्लैरिटी के लिए अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन एटम में ये अलग अलग नहीं होंगे। एटम एक ही है, एक ही एटम में डी ऑर्बिटल अगर पांचों में इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वेव इस तरह से दिखेगी। मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ क्लैरिटी के लिए। जैसे डी एक्स वाई है उन्हीं, तो एक्स वाई जो होगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिख लो। जैसे ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस बना देता हूं मैं, तो ये ऐसे बीच में रहेगा। समझ आ गया? और ये वाई जेड ऐसे रहेगा। ये वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के बीच में होता है, ठीक है। इसी तरह से डी जेड एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में है। ऐसे। अच्छा, dx2-y2 स्क्वायर है, तो मैंने वो आपको हिंट दिया कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है। लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। डी एक्स वाई में और इसमें अंतर समझ में आ रहा है आपको? डी एक्स वाई तो बीच में था, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, उसमें जो डबल डम्बल थे वो बीच में थे, यहाँ पे आपके उस पर है।
एक्सिस पर ही मौजूद है। ये समझ में आ गया? सिद्रा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डायग्राम ध्यान रखने पड़ेंगे, डायरेक्शन भी ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा आपको। और DZ2 का जो ऑर्बिटल है ना वो ऊपर Z एक्सिस के ऊपर है। वो ऐसा होगा, उसमें एक ऑर्बिटल होता है ना, और उसके ऊपर एक रिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ऐसे वेव जैसे। वो वेव होती है एक्चुअली डोनट। इसका वेव इस तरह की होती है, एक तो डंबल जैसी वेव और एक ही इलेक्ट्रॉन की इस तरह से वेव बनती है, और एक आपकी डोनट जैसी रिंग होती है। जो इसके आपने कभी बलून देखा होगा, एक ऐसा, कई बार बच्चों के फैंसी बलून्स आते तो उसमें एक बलून रहता है ना, बीच में से रहता है और उसके चारों तरफ एक छोटा सा पतला सा बलून लेके उसको इस तरह से रिंग बना के लपेट देते हैं। देखा कि नहीं देखा? कई बार तो उस तरह से होता है DZ। समझ में आया? अब मेरे को इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछो। सिद्रा, मुनीब, अनवी, अंशिका, कोई भी डाउट है तो मेरे से डिस्कस करो, बताओ। हाँ No, अनवी sir. है ना, और अंशिका बताओ जरा, कोई डाउट? मुनीब बताओ। No, sir. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि अपन को याद रहे। ये याद ही करने पड़ेंगे एक्चुअली, अपन सोच नहीं सकते। देखो वो एक्चुअल में तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, उससे पता लगता है। इक्वेशन अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, स्क्रोडिंगर इक्वेशन एकदम से, है ना, वो आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझोगे आप लोग, है ना, क्योंकि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप 12th में मैथ्स पढ़ने के बाद ही समझ पाओगे। ठीक है, तो वो इक्वेशन अपन सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, वो इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आते हैं, उसके सॉल्यूशन से आपको वेव फंक्शन मिलता है, इलेक्ट्रॉन की वेव पता लगती है कि किस तरह की वेव बना रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है ना। वेव नेचर में इलेक्ट्रॉन को ऐसे मत दिखाना है इस तरह से कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसा नहीं है। वो पूरी वेव प्रेजेंट है इन एन एटम। वो वेव कैसी है? वो वेव इस तरह की भी नहीं है जो सिंपल वेव अपन एक लाइन खींच के ऐसे बनाते हैं। वो एक ऐसी स्फेरिकल वेव है जो एटम के चारों ओर है, बलून जैसी, है ना। तो वो किस डायरेक्शन में है? अगर एस एस ऑर्बिटल, उसको अपन, उस वेव को अपन ऑर्बिटल कह रहे हैं, और एस ऑर्बिटल का तो कोई डायरेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए 0 वैल्यू है उनकी। और पी ऑर्बिटल के लिए 3 अलग अलग वैल्यूज आनी है, तो 3 डायरेक्शन में पी ऑर्बिटल है, PH, PY, PZ। इसी तरह से जो डी ऑर्बिटल है वो 5 अलग अलग डी ऑर्बिटल हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2-Y2, DZ2। जिसमें स्क्वायर है ना, वो एक्सिस पर है, उन एक्सिस पर है, याद रखने का तरीका। और जिसमें स्क्वायर नहीं है वो उन एक्सिस के बीच में मौजूद डी ऑर्बिटल है। तो आई होप ये क्लियर हो गया सबके। एफ ऑर्बिटल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। उम्मीद समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अंशिका, उन्हीं बताओ, कोई डाउट? हाँ, अब अपन चलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। देखो हर ऑर्बिटल के अंदर एक और क्वांटम नंबर है, लेकिन वो याद रखना कि वो क्वांटम नंबर जो है वो आपका इन 3 क्वांटम नंबर से रिलेटेड नहीं है। देखो n से l की वैल्यू पता लग रही थी, l से m की वैल्यू पता लग रही थी, सब कनेक्टेड थे, है ना। जो चौथा क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, या इससे डिनोट करते हैं ms या s से, और इसकी वैल्यू होती है +12 या -12। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के स्पिन बताता है ये। इलेक्ट्रॉन जैसे अर्थ है ना, अर्थ क्या है, सन के चारों ओर भी घूम रही है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है ना। तो ये स्पिन की जानकारी देता है, और इस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। देखो जब भी चार्ज घूमता है, आपने छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट किया होगा सभी ने, है ना, जिसमें आप एक पेंसिल सेल लेते हो, एक वायर लेते हो, कॉपर वायर, जो इंसुलेटेड नहीं होता, प्लास्टिक चढ़ी हुई नहीं होती, उस कॉपर वायर को आप नेल के चारों ओर ऐसे वुंड कर देते हो, है ना, और फिर पेंसिल सेल से कनेक्ट करते हो। आयरन नेल क्या होती है? मैग्नेट बन जाती है, याद है आपको? है ना, ऐसे नेल के चारों ओर करंट बह रहा होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी क्या है, घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की सरफेस पे चार्ज है, चार्ज घूम रहा है, तो चार्ज करंट है।
करंट, घूमता हुआ चार्ज करंट है और उसके कारण इलेक्ट्रॉन अपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, छोटी सी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं, है ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ से उनको बताते हैं। ऐसे सोचो, एक क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगला जो अपना क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन ये बाकी के तीन क्वांटम नंबर और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आप ध्यान रखना। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, एम एस या एस कहते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स, इट इज सेपरेट, है ना। इट विल टेल यू द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन। ठीक है, तो अगर ऐसे घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपन एक तरीका बता सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, इसके स्पिन को अपन प्लस बोल देते हैं, प्लस हाफ। ठीक है, प्लस हाफ बोल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको माइनस हाफ कहते हैं। ठीक है, हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कितना है, लेकिन ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन। ये होता है पॉली से, दो तरह का स्पिन ही होता है ना, मतलब दो तरह के मैग्नेटिक, या तो आप इसको ऐसे सोच लो मैग्नेटिक बिहेवियर से, है ना, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के, है ना, और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज घूमने वाला, एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला, स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, या तो आप ऐसे सोच लो, ठीक है, कि दो तरह से अपनी एक्सिस पे घूम सकता है, तो दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिबिट करेगा इलेक्ट्रॉन। और उसको बताने के लिए अपन ने दो क्वांटम नंबर, दो दो वैल्यू रखी, एक की प्लस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर की प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यू इलेक्ट्रॉन के दो तरह के स्पिन बताती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स लिख लो आप लोग, टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द मैग्नेटिक, और स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक बिहेवियर इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है उसके बारे में बताती है। क्या ये समझ में आया आप लोगों के? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट मुझे बताएं जल्दी से बच्चों, बोलो कुछ जल्दी से, कौन बताएगा मेरे को? यस कम ऑन, अनवी बताओ क्या डाउट है, कुछ बोलो। सर क्लियर है। क्लियर, दो तरह का स्पिन होगा, उसको स्पिन क्वांटम नंबर से बताते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, और अब इसमें हर ऑर्बिटल में, मतलब हर m की वैल्यू पे स्पिन की दो वैल्यूज हो सकती है। और ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। सर ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है सर, इसमें +1/2 क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आर्बिट्री असाइन कर रखा है ना। अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को रहना पड़े ना, तो उनके स्पिन सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। Each orbital can hold maximum of 2 electrons and
they should be of opposite spins. One should be clockwise, another should be clockwise, anti-clockwise. एक का स्पिन प्लस हाफ, एक का स्पिन माइनस हाफ, ठीक है। या फिर अपन ऐसे बोले कि किन्हीं एक एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये भी कहा जा सकता है। क्यों? अंशिका बताओ। तो क्योंकि जो दोनों जो पॉली ने जो प्रिंसिपल दिया था उसमें ये भी था कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिटल में सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते चार्ज, हाँ बेटा, इसलिए उसके स्पिन क्वांटम नंबर अलग ही होंगे। हाँ, अगर मान लो एक एक लेटर आता है ना, जैसे दो ब्रदर सिस्टर हैं, आप एक ही घर में रह रहे हैं, है ना, एक ही, तो आपका सिटी सेम होगा, पिन कोड सेम होगा, कॉलोनी सेम होगी, हाउस नंबर भी सेम होगा, लेकिन अगर ब्रदर सिस्टर को आपका लेटर अलग अलग आता है, जैसे एडमिशन कार्ड आता है आपका, है ना, तो नाम तो एटलीस्ट कॉलोनी सेम है, हाउस नंबर सेम है, सिटी सेम है, तो एटलीस्ट नाम तो अलग अलग है, वैसे ही है। तो नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक ही एटम में नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ all the four quantum numbers. मतलब अगर शेल सेम है, सब शेल भी वही है ना, और ऑर्बिटल भी वही है, एम भी सेम है, तो स्पिन अलग अलग होगा। समझ आ रहा है? स्पिन की वैल्यू अलग अलग होगी। एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनका शेल सेम है, सब शेल भी सेम है, एम भी सेम है, एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें भी दो आ सकते हैं, इसमें भी दो आ सकते हैं, है ना, तो इनका शेल भी सेम है, सब शेल भी सेम है, एम भी सेम है, एक ही ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो इनके स्पिन जरूर अलग अलग होने चाहिए, है ना। इससे ये भी पता लगता है कि एक ऑर्बिटल में, इसको ऐसे ऐसे करके भी लिखते हैं स्पिन को, एक ऑर्बिटल है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिटल है 4s, है ना, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, एक को ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे एरो से बनाते हैं, आधा एरो लिखा में नहीं है, इसका एरो हेड आधा है, कई बार किताबों में पूरा भी लगा देते हैं, है ना, तो दूसरा एरो हेड ऐसा नहीं करना, ये गलत है। या 4s ऑर्बिटल है, इसमें ऐसे भी मत करना, एक का स्पिन ऊपर एक का डाउन, ये सही है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को? सिद्रा n कितना है यहाँ पर? अगर 4s की बात कर रहा हूँ मैं, तो n क्या है, शेल कौन सी है? शेल सबसे आगे आगे लिखे, हाँ, फोर्थ शेल है ना। और सब शेल कौन सी है? एस सब शेल है। एस सब शेल के लिए एल का वैल्यू मैंने बताया था ना, यहाँ से एस 0 0, वेरी गुड, ठीक है, एल 0 है। अच्छा, एम की वैल्यू क्या है? माइनस, नहीं, माइनस 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 एल से प्लस एल तक, -0 से +0 तक, तो 0 है एन की वैल्यू, है ना। समझ आया? एस के लिए एक ही वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू है क्या? एक ही तरह की वैल्यू है, वो वैल्यू की मैग्नीट्यूड क्या है? वो 0 है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या क्या हो सकते हैं? स्पिन दो तरह के हो सकते हैं, एक का प्लस हाफ होगा, उन्हीं समझ में आया, और एक का माइनस हाफ, यस सर। है ना। तो ये सही है।
अच्छा, इस कारण से 3 इलेक्ट्रॉन भी नहीं रह सकते एक ऑर्बिटल में, वो भी समझ में आ जाता है। ऐसा कारण ये है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन रखोगे, एक का स्पिन ऊपर, एक का नीचे, दूसरे का ऊपर, तो दूसरे का 2 का एक जैसा हो जाएगा ना, फिर वो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो 3 स्पिन मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अपने n से अपन ने नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाले, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आते हैं, n स्क्वायर हर शेल में, और इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2n स्क्वायर, क्योंकि वो हर शेल के अंदर, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के, तो 2n स्क्वायर आएगा आंसर। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया सभी के। ठीक है, अब अपन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन ने सब देख लिया, ऑर्बिटल देख लिया, सब कुछ देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कैसा होता है, मतलब ये एक्चुअली ऑर्बिटल अपन ने बनाए क्यों है, क्योंकि अपन को इनमें इलेक्ट्रॉन भरना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स अपन काम में लेंगे। एक तो है ऑफ प्रिंसिपल, है ना। ऑफ प्रिंसिपल एक्चुअली एक मतलब ऑफ इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये जर्मन वर्ड है ना। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। What we are trying to build up, we are trying to build up an atom by putting electrons in it, है ना। तो ये एटम में इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे, ये आप कर चुके हो, लेकिन आपने सिर्फ जूनियर क्लासेस में सिर्फ शेल में ही भरे इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको कि फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है ना, उसका एटम मेरे को लिख के बताओ, तो आप ऐसे लिखोगे कि 9 प्रोटॉन, या ऐसे लिख दो यहाँ पे, ये तो न्यूक्लियस है, बीचों बीच तो न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो आप कैसे भरते हो। आपने जूनियर क्लासेस में किया होगा कि पहली शेल के शेल n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जिसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के तौर पे दिखाया गया है ना। और दूसरा आपने ऐसा करा n=2 सेकंड शेल है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है ना, तो 9 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन रखोगे आप, जैसे यहाँ पे रख दिए तो 4 5, है ना। अच्छा, ये ऐसा आ गया, देखो 7 इलेक्ट्रॉन रख दिया आपने सेकंड शेल में, टोटल फर्स्ट में 2 + 7, है ना, =9। ये भी आप ऐसे भरते जा रहे थे इलेक्ट्रॉन जैसा एटॉमिक नंबर आ रहा था, लेकिन ये आपने जूनियर क्लासेस में किया। और यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो, अब आपको थोड़ा, है ना, थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे कैसे भरेंगे, कैसे बिल्डअप, हाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप एन एटम बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in various orbitals in increasing order of their energies. इसको n+l रूल कहा जाता है। उन्नीत समझ में आ रहा है बेटा, अंशिका, सिद्रा, अनवी। Yes, sir. और जिस ऑर्बिटल की, जिस सबशेल की लोअर एनर्जी होगी उसको पहले भरोगे, उस सबशेल से जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है ना। पहले लोअर एनर्जी वाला सबशेल जो न्यूक्लियस के पास है, जैसे आपने यहाँ पे पहले सेकंड शेल में भरा, पहले शेल में भरा फिर सेकंड शेल में भरा, इसी तरह से सबशेल्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरी जाती है। Subcells are filled in increasing order of their energies.
समझ आ गया? अब एनर्जी कैसे निकालेंगे अपन? एनर्जीज कैसे निकालेंगे अपन, बताया जरा। एनर्जी निकालते हैं n प्लस एल वैल्यू से, ठीक है। सबसेल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, है ना। सबशेल हैविंग lower n plus l value, n plus l क्वांटम नंबर है, शेल नंबर और सबशेल का नंबर को जोड़ लो, ऐड कर लो, will have lower energy and will be filled before the subshell having higher n plus l value. क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? सिद्रा समझ में आया? कम एनर्जी वाला पहले भरोगे, समझ में आया? हाँ, तो सबशेल जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम आता है उसको पहले भरोगे, विल हैव लोअर एनर्जी एंड विल बी फिल्ड बिफोर द सबशेल हैविंग हायर n प्लस एल वैल्यू और हायर एनर्जी। अगर n प्लस एल वैल्यू 2 का बराबर है तो जिसका n स्मॉलर है उसको पहले भरोगे। If two subshells have same n plus l value, then the subshell having lower value of n will be filled first. ये बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट, if n plus l values are same, then the subshell having lower n will be filled before the subshell having higher value of n. समझ में आया कि नहीं आया? ये अनवी समझ में आ रहा है? उन्नीद? Yes, sir. ठीक है, तो n प्लस एल वैल्यू अपन को एस्टिमेट देती है। अब ऐसे कितने सारे 1s है, 2s है, 2p है, कौन पहले भरेगा कौन बाद में भरेगा, है ना, कैसे पता लगेगा अपन को? ठीक है, कैसे मालूम चलेगा अपन को? सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करना। हाँ, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, एक डायग्राम बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, बहुत अच्छा लगता है बनाना, भी बहुत सुंदर लगता है ना। उसको ड्रॉ करना बड़ा अच्छा लगता है अपन को। उससे n प्लस एल की वैल्यू अपन को मालूम पड़ जाती है और उससे वो डायग्राम अपन को बढ़ती हुई n प्लस एल वैल्यूज और बढ़ती हुई सबशेल्स की एनर्जी बताता है, जिससे अपन को पता लग जाता है कि कौन सा सबशेल पहले बढ़ना है, कौन सा सबशेल बाद में बढ़ना है। समझ आया? तो डायग्राम बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सफाई से लिखना, तभी आप इसको सही सही कर पाओगे। अगर सफाई से ना लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो जैसे पहली शेल के अंदर एस सबशेल होता है, दूसरी शेल में एस सबशेल है और पी सबशेल है, तीसरी शेल में एस सबशेल है, तीसरी शेल में पी सबशेल है। हाँ, ये एक के नीचे एक लिखना बिल्कुल सफाई से, बिल्कुल। और तीसरी शेल में डी सबशेल है ना, गैप भी यूनिफॉर्म होना चाहिए इनका। फोर्थ शेल में 4s है, फोर्थ शेल में 4p है, फोर्थ शेल में 4d है,
और 4 शेल में 4f सब शेल भी होता है। देखो गैप बिल्कुल बराबर बना के चल रहा हूँ, एक के नीचे एक लिख रहा हूँ, डी के नीचे डी लिख रहा हूँ, है ना। एफ के नीचे एफ, जो पहली बार आ रहा है उसके ऊपर खैर कोई भी नहीं है। जैसे पहली बार एफ सब शेल 4 शेल में आता है ना, क्योंकि 4 शेल में 4 सब शेल होती हैं। इसी तरह से 5वें शेल में एस सब शेल होती है, 5वें शेल में पी सब शेल होती है, 5वें शेल में उन्हीं डी सब शेल होती है, 5वें शेल में अनवी एफ सब शेल होती है, 5वें शेल में जी सब शेल भी होती है ना। 5G पहली बार आया तो उसके ऊपर कोई है नहीं, ठीक है। इसी तरह से 6 शेल में एस होता है, 6 शेल में पी होता है, 6 शेल में डी होता है, 6 शेल में एफ होता है, 6 शेल में एच होता है, 6 शेल में आई भी होता है। हो सकता है अपने पास इतने एलिमेंट ही ना हो अर्थ पे जो ये भरने की नौबत आए, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहना, ध्यान रखना, है ना। 7 शेल में एस सब शेल, 7 शेल में पी सब शेल, 7 शेल में डी सब शेल, 7 शेल में एफ सब शेल। मान लो अपन किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए, है ना, हो सकता है वहां पे इतने एलिमेंट्स होते हो जिसमें एच और आई सब शेल भी भरे जाते हो। अभी तक अपना एफ सब शेल ही भरा है, मैक्सिमम सबसे बड़ा सब शेल जो भरा जा चुका है ना, वो आपका एफ सब शेल ही है। समझ आया। एफ के आगे अपने पास इतने एलिमेंट रहते ही नहीं है कि अपन भर पाए, क्योंकि अपने पास अभी अभी जो लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट है ना, 118 एलिमेंट है ना। ऐसे लिख दो, ठीक है, लिखते जाओ ऐसे नीचे एक के नीचे लिखते ही जाओगे तो कितना भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, अब बड़े सफाई से काम करना है अपन को, बहुत ही ध्यान से, है ना। देखो मैं अब इनको क्रॉस करने जा रहा हूँ ऐसे, ये तिरछा काटना है अपन को, लेकिन वो तिरछा ऐसे काटना है कि वो पैरेलल लाइंस ड्रॉ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, समझ आया, ये पैरेलल लाइन। और ये पैरेलल लाइन ऊपर से ऐसे नीचे आएगी, ये समझ में आ गया। ये पैरेलल लाइन और कुछ भी नहीं बल्कि n+l वैल्यूज बता रहा है अपन को कि n+l वैल्यूज ऐसे नीचे आएंगी फिर पीछे जाएंगे। देखिए फिर पीछे गए आप, है ना, तो पहले सबसे पहले क्या भरेगा, 1s भरेगा। मैं यहाँ डार्क में लिख देता हूँ आपको ताकि इजीली दिख जाए। सबसे पहले 1s भरेगा, हाँ बोलते जाओ कौन भरेगा, इसके बाद कौन भरेगा, कौन बताएगा मेरे को, उन्हीं बताओ जरा। 1s के बाद पीछे गए अपन ऐसे, कौन भरा। सर 1s के बाद 2s। हाँ 2s भरा, है ना। और उसके बाद कौन बताएगा मेरे को, सिद्रा। 3s। नहीं, 2s के बाद कौन भरा है, ऐसे पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, पीछे जाके नीचे आओ, 2p। 2p भरा, 2p के बाद कौन भरा, 3s भरा, है ना। इसको याद रख लेना, बहुत आराम रहेगा लाइफ में, है ना। 11th 12th सब केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब में काम में आएगा ये। फिर इसके बाद भरा 3p, है ना। देखो 3p भरा, 3p के बाद 3d होता है p में, लेकिन वो भरता नहीं है, ऐसे नहीं भर रहा मैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं चल रहा हूँ, ऐसे तिरछा चल रहा हूँ। इसका रीजन मैं आपको समझा दूंगा, बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। 3p के बाद क्या भरा, 3p के बाद 3d भरा, 4s भरा, कौन भरा जल्दी बताओ, अनवी। 3p के बाद कौन आएगा, 4s आएगा। सर 3d। नहीं 3d ऐसे ऐसे नहीं जा रहा मैं, ऐसे नहीं चल रहा हूँ। 3p के बाद आता तो 3d है देखो, लेकिन ये 3d तो अगली लाइन पे दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा। 3p के बाद कौन आ रहा है इस लाइन पे, तिरछी लाइन पे ऐसे, कौन आ रहा है, 4s आ रहा है ना। वेरी गुड, 4s भरेगा। 4s के बाद, 4s के बाद पीछे गए, 4s के बाद, 4s के बाद 3d भरेगा, 3d 4p भरेगा, समझ आया।
फिर कौन भरेगा, फिर 5s भरेगा, 5s के बाद 4d भरेगा, है ना, फिर 5p भरेगा, फिर कौन भरेगा, फिर 6s, 6s के बाद 4f, 4d के बाद 4f आता है लेकिन वो 6s के बाद भरा जाएगा। 4f के बाद आएगा आपका 5d, 6p, 7s, ठीक है, 5f, 6d, 7p। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट, किसी तरह का मन में कोई टेंशन? सिद्रा जरा बताओ मेरे को, कोई टेंशन मन में? नो सर। है ना, ये ऑर्डर याद कर लेना, ठीक है, ऑर्डर याद कर लेना, उससे थोड़ा रिलैक्स रहेगा अपन को, ठीक है। तो देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग कर देता हूँ इसको। ये n+l की वैल्यूज का ऑर्डर है, बढ़ती हुई n+l वैल्यूज बता रहा है, और इस ऑर्डर में ही अपने सब शेल अपन को भरने हैं। समझ आया? इस ऑर्डर में ही अपन को भरने हैं अपने सब शेल। आया कि नहीं आया समझ में? और ये वैसे निकाल लो या इससे निकाल लो, आप देख के देखो। अब n+l की वैल्यू भी बता सकते हैं अपन जल्दी से। यहाँ पे n+l की वैल्यू जो है आपकी, n+l की वैल्यू है 1+0। ये n+l, यहाँ पे 1+0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2+0, n तो 2 है, इस लाइन पे n 2 है, s की वैल्यू 0 है तो 2 है। इस लाइन पे क्या है, 2p, 2p और 3s। 2p की n+l वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा मेरे को? 2p की n+l की वैल्यू क्या रहेगी? अनवी थोड़ा बताओ जरा, हेल्प करो मेरी। सर एक बार फिर से रिपीट करना। हाँ, 2p की n+l की वैल्यू क्या है? 2p के लिए n+l का वैल्यू क्या है? n तो हो गया 2, और p के लिए l सर कितना? 3। हाँ 3 है। तो ये n+l की वैल्यू 2p और 3s के लिए 3 है, लेकिन 2p पहले भरा और 3s बाद में भरा, क्योंकि मैंने अभी अभी ऊपर लिखा है उन्हीं कि अगर n+l की वैल्यू दो सबसेल के लिए बराबर आती है तो जिसका n छोटा है ना, 2p का n 2 है और 3s का 3 है, तो उसको पहले, जिसका n छोटा है उसको पहले भरेंगे अपन। तो आई होप ये समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और फिर अपन ऐसे आ गए n, ये एक्चुअली तिरछी लाइन है जो ड्राइंग नहीं है ना, एक्चुअली दे रिप्रेजेंट दिस orbitals are filled in increasing order of their n+l value। n+l value 2p, 3s आ गया, है ना। 3s के बाद फिर पीछे आए अपन, पीछे आना और आगे नीचे उतरना, फिर पीछे जाना, फिर नीचे आना, फिर 3p, फिर बनेगा 3p और 4s, 3p बना, 4s बना, 3d बना। देखो ऐसे देख लो आप, ये याद रखना आप लोग, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। तो जैसे, और इसको अपन, और इसको n+l रूल को और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को काम में लेंगे अपन इलेक्ट्रॉन भरते हुए। एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जितने एटॉमिक नंबर में एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है उतने भरेंगे, ज्यादा तो ना भरेंगे अपन, है ना। जैसे हाइड्रोजन है अपना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है अपन को। तो सिंपल सी बात है, पहली शेल के एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन रख दो। ये सुपरस्क्रिप्ट जो होता है ये ऐसे 1 या 2 ये इलेक्ट्रॉन का नंबर बताता है कि, और ये तो शेल नंबर है, फर्स्ट शेल, ये तो n है ना, ये सब शेल है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, आप डिटेल में ऐसे भी कर सकते हो, बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, 1s ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फिर हीलियम पे आते हैं अपन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। हर ऑर्बिटल में हर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इनका कंडीशन ये है कि इनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अभी आप 2s में नहीं जाएंगे, अभी आप 1s को भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हीलियम का होता है वो होता है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे 1s के अंदर, जिसको मैं बॉक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। वो ऐसे शेप ड्रॉ मत करने लग जाना आप, है ना, वो p ऑर्बिटल के शेप और वो s के शेप और d के शेप मत बताना, वो तो शेप कोई पूछता है तो बताना। अदरवाइज इन ऑर्बिटल्स को अपन अलग अलग बॉक्सेस बना के स्क्वायर बॉक्सेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर सभी को। कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस? हीलियम के बाद अगला एटॉमिक नंबर कौन सा है? अनवी बताओ, मदद करो। सर लिथियम। हाँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 3 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 तो भर ही चुके हैं, है ना, तो 2 तो 1s में जा ही चुके हैं, तो वो तो लिख ही दो, रिपीट कर दो। और अब अगला इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में जाएगा। सिद्रा क्यों? क्योंकि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो ये इस तरह से होगा, समझ गए? ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, उन्हीं। अब बेरिलियम आता है, क्या होगा अच्छा, इसको एक और तरीका है। क्या होता है, नोबल गैस के ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कितना हिस्सा तो हीलियम जैसा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हीलियम के बराबर इलेक्ट्रॉन और उसे वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल कहलाती है, आउटर शेल, और 2s1 ऐसे भी लिखा जा सकता था। शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें अंदर वाली नोबल गैस के बराबर को तो नोबल गैस का सिंबल लगा के इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, फिर बचे हुए वैलेंस शेल के दिखा देते हैं। ऐसे भी दिखेगा आपको। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेरिलियम है अगला एटॉमिक नंबर, उन्हीं। कैसे लिखोगे? सर 1s² 2s²। ये अंदर वाला 1s² तो हीलियम के बराबर है। सर ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं सर, उसके अंदर ये क्या है सर? इलेक्ट्रॉन। सर तो फिर उसमें वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन, ऐसे। सर तो हाइड्रोजन पे स्पिन अप क्यों है? डाउन भी लिख सकते थे। एक ही बात है। ठीक है, ओके सर। इसके बाद आता है बोरॉन। टू पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, कोई भी लिख दो यहाँ पे, और 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर, 2p में ये 2p सबसेल है और उसके 3 ऑर्बिटल है, px py pz, उसमें किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन रख दो, किसी में भी रख दो, इक्वल एनर्जी के होते हैं ये। और स्पिन कैसा भी रख दो, अभी तक कोई डाउट नहीं है। आप ये भी रख सकते थे, आप चाहते तो ये भी रख सकते थे, ये भी सही होता, है ना, और आप चाहते तो ये भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी।
लेकिन थोड़ा सिमेट्री यूनिफॉर्मिटी रहे तो बस इसलिए थोड़ा सा यहाँ रख दिया मैंने। समझ आया? अब एक नया रूल की जरूरत पड़ेगी जैसे ही आप कार्बन पे पहुंचेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। शॉर्टकट कंडेंस्ड वे में तो आप ऐसे लिख दोगे 1s2 2s2 2p2। समझ आ रहा है? अब ध्यान से सुनना सिद्रा, अनवी, उनीत। अब मेरा सवाल ये है कि आप कैसे लिखोगे। ये 1s 2s तो भर चुके हैं, 2p में कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे भरेंगे अपन? एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ। या अपन 2p के, सवाल 2p पे है, बाकी तो अंदर वाले तो भर चुके हैं, उसमें ज्यादा कोई टेंशन है नहीं अपन को। अपन ऐसे भी भर सकते थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, जरा बताएं। 2p और px py में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया अपोजिट स्पिन के साथ। कौन सा सही है? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 पॉसिबिलिटी। समझ में तो आ रहा है? पूछना क्या चाह रहा हूँ, आंसर तो बात की बात है। अनवी, सिद्रा, पुनीत, इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? सर थर्ड वाला सही है। देखते हैं। इसके लिए रूल है बेटा। रूल ये कहता है कि जो एक ही सबशेल के ऑर्बिटल जब भरते हो आप, तो उनको आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से भरते हो। एक ही सबशेल में मौजूद ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे जाते हैं सेम स्पिन के साथ। और एक बार सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें अपन पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इस रूल को अपन कहते हैं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ये कहलाता है हुम्स रूल। ऑफ मैक्सिमम इसको आप ऐसे भी समझिए कि जैसे ही अपन स्कूल बस में एंटर होते हैं, ये कहलाता है हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जैसे ही बस में अपन बैठते हैं तो क्या होता है, क्या सब लोग एक ही सीट पे जाके बैठ जाते हैं पहले? हाँ बताओ अनवी, थोड़ा सा बताओ मेरे को। उन्हीं बताओ कैसे बैठते हैं बस में? जैसे 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 बस भरती आती है लोग कैसे बैठते हैं? सर जहाँ पे खाली जगह। जहाँ पे खाली जगह हो। हाँ, सबसे पहले तो एक एक बैठते हैं ना, सब खाली जगह पे बैठ जाते हैं। वो तो चलो जनरल बात हो गई, लेकिन सब लोग पहले सीटों पे डबल डबल बैठते हैं, सिंगल बैठते हैं? अनवी, सर पहले सिंगल। हाँ सिंगल बैठते हैं, जाके खिड़की वाली सीट पे बैठ जाते हैं अपन सब, है ना? और एक बार खिड़की वाली सीट भर जाती है फिर क्या होता है? अपन देखते हैं खिड़की वाली सीट तो भर गई यार। फिर अपन ठीक है, फिर जो आगे वाली जो खाली सीट होती है उस पर बैठ जाते हैं। फिर पेयरिंग चालू होती है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है।
पहले खिड़की वाली सीट बढ़ती है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, तो बस यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपके जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, मतलब एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे जाएंगे पैरेलल स्पिन्स के साथ, सेम स्पिन के साथ, और एक बार एक ही सबशेल के ऑर्बिटल में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है, उसके बाद फिर अपन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ये रूल हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। Orbitals of a same subshell are filled are first filled with electrons with a single electron, are first filled with single या one electron with parallel spins या same spin। तो आपका ये सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब ऑर्बिटल सेम सबशेल के ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहिए था। ठीक है, ये सही है, ये भी गलत है, क्योंकि आपको एक एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ना है और स्पिन को भी सेम रखना है। यहाँ पे आपने स्पिन उल्टा कर दिया, ये गलत हो गया। ये भी सही है, स्पिन दोनों आपको या दोनों कोई भी ऑर्बिटल को चुन लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर। ऑर्बिटल्स एक ही सबशेल के ऑर्बिटल, जैसे डी ऑर्बिटल में लागू होगा, पी में लागू होगा, है ना। अच्छा, एस तो पूरा भरोगे, एस में ऐसा कुछ भी नहीं है, एस में तो सिंगल ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल या ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल आर फर्स्ट फिल्ड विद वन इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन्स, विद पैरेलल स्पिन्स, है ना, पैरेलल स्पिन या सेम स्पिन। And once all the orbitals of the same subshell are occupied by single electron, then the pairing starts. The pairing will not start until all the orbitals of a same subshell are singly occupied. एक सेंटेंस में बोला जाए तो pairing will not start until all the orbitals of a same subshell are singly occupied. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से अपन नाइट्रोजन पे कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, कार्बन के बाद अगला एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का है 7। ठीक है, 7 के में आप पहले करोगे 1s, समझ आया, फिर 2s, ठीक है, फिर 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन तो रख चुके हैं अपन, 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या मैं ऐसे रखूं? क्या ये सही है सिद्रा? नो सर, गलत है। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। अनवी, क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? ये वाला जो अब अगला लिखने जा रहा हूँ, क्या इज इट करेक्ट? अनवी, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। क्या सही है गलत है ये दूसरा वाला? यस सर। ये वाला सही है कि गलत है?
सर ये सही है। सही है या गलत है? देखो ये थोड़ा ध्यान से देखो। सर गलत है। गलत है। सिद्रा गलत क्यों है? सर क्योंकि इसमें बीच में अपोजिट स्पिन है। हाँ, पैरेलल स्पिन के साथ होना चाहिए, है ना, पैरेलल स्पिन के साथ होना चाहिए, तो पैरेलल, तो ये गलत है। समझ आ गया अनवी? यस सर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन को, पैरेलल स्पिन होना चाहिए, तो ये सही है। वो चाहे स्पिन अप हो चाहे स्पिन डाउन हो, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग देखो, 2 साल अगर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं चाहिए तो एटलीस्ट ये सब प्रैक्टिस खुद कर लेना। और एटॉमिक नंबर 1 से लेके, हालांकि 7 तक तो मैंने बताया है, ठीक है, 1 से लेके एटलीस्ट 30 तक, 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, है ना। इसमें कुछ बातें और भी हैं, कुछ और भी एक्सेप्शन है, वो मैं अगले टर्न पे बताऊंगा। समझ आ गया? यस सर। तो एंड करूं क्लास? उन्नीत समझ में आया कि नहीं आया? यस एंड सर। करता हूं। चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन।